पढ़ने वाले हैं। मैं एक ऐसे बता दूं, आपको ओवरव्यू दे दूं क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैक्स के बारे में आए तो प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स और फिर प्रोपोर्शनल टैक्स का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की एक रिपोर्ट आती है, आपका फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना, प्रेस ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, वो देखेंगे। फिर स्वच्छ भारत फेलोशिप देखेंगे अंडर द वेस्ट टू। जो स्वच्छ भारत फेलोशिप है उसके बारे में देखेंगे, वो फेलोशिप क्या है। वो फेलोशिप के बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे एन सी एल टी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल देखेंगे, उसके बारे में कैसे बना है। फिर विवाद से विश्वास स्कीम है एक, विवाद से विश्वास स्कीम है, उस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में एक, ये मैंने ऐड कर दिया है, मतलब ये आर्टिकल के अंदर ये चीज़ आई है तो ये मैंने ऐड कर दिया। इसमें एक लोकेशंस है और ये आसाम में 118 साल बाद कोई चीज़ मिली है, उसका क्या नाम है आपका, मद्रनिक डक है, कोई डक मिली है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया है। फिर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन में डिफरेंस देखेंगे। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, तो ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। सलोनी, वॉइस आ रही है ना? ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेपर पे। फ्रंट पेपर पे क्या न्यूज़ आई, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। इंडिया और जापान, मतलब श्रीलंका में इंडिया क्या करता, वेस्ट कॉरिडोर, मतलब वेस्ट जो पे कंटेनर टर्मिनल था उसको डेवलप करने वाला था इंडिया। कहाँ पे करने वाला था कि श्रीलंका के अंदर, जो आपका ये श्रीलंका है। और तो इसमें इसको कौन सा मिला था, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने के लिए मिला था। पर फिर क्या किया था श्रीलंका ने, उस पर इंडिया को और जापान को मना कर दिया था। तो अब उसने क्या दिया, अब इनको वेस्टर्न वाला डेवलप करने के लिए परमिशन दोबारा दे दिया। तो क्या है, इंडियन जापान बैक टू न्यू श्रीलंकन प्रोजेक्ट। ये कौन सा, वेस्टर्न आपका कंटेनर टर्मिनल, उसको दोबारा से डेवलप करेगा। कौन करेगा, आपका दोबारा से इंडिया और जापान मिलकर डेवलप करेंगे। पहले ईस्ट कंटेनर को कर रहे थे, उस पर परमिशन कैंसिल कर दी थी, अब वेस्टर्न वाला दे दिया। और ये बोला है कि ये वाला आपका जो आपका हम्बन टोटा पोर्ट है, चाइना के पास है, उसके पास में है, तो आपको एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन दे दिया, तो आप काउंटर करने के लिए इसको डेवलप कर लो, ऐसा श्रीलंका ने बोला है। आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोला है। अभी क्या है, जाफना स्ट्रीट है ऊपर, जो जाफना रीजन है श्रीलंका में, नॉर्थ वाला जाफना कहते हैं। यहाँ पे बहुत वार हुई है, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि क्या हुआ है, आदमियों को किलिंग हुई है बहुत सारी। तो क्या हुआ है कि यूएनएचसी जो है अपनी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन जो है, मतलब कि ये आपकी ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसने इनके खिलाफ वोटिंग सिस्टम स्टार्ट किया उसमें किसमें, आपका यूएन में। तो ये बोल रहा है इंडिया से, आप हमारी सपोर्ट करो और उसको दबाने के लिए हमारे फेवर में वोटिंग करो, ठीक है ना। तो इसलिए परमिशन दे दिया इन्होंने आपको वेस्टर्न कॉरिडोर बनने के लिए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है, मैंने नहीं बताया, आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद 4.34 लाख सीनियर सिटीजन को वैक्सीन मिल मिल चुकी है, वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो आप एक कोविन प्लेटफॉर्म का याद रखना, कोविन प्लेटफॉर्म मैंने कल भी बताया था, ये एक ऐप है, इसमें जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यही मॉनिटरिंग ट्रैकिंग और कोविड वैक्सीन की यही कर रहा है, कोविन प्लेटफॉर्म। ये फ्रंट पेपर की न्यूट है। फिर कल क्या हुआ, कल सेंट्रल ने गेनिंग किए हैं 77,000 करोड़, 77,000 रुपीज़ गेन किए। स्पेक्ट्रम ऑक्शन है ये, 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं थे, सिंपली स्पेक्ट्रम ऑक्शन थे ये, बस ये याद रखना। और मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बता दूं, ऑक्शन में क्या होता है, जो बेस प्राइस रखी जाती है ना ऑक्शन की, जैसे 500 रुपये से स्टार्ट करनी है, जस्ट लाइक 500 से स्टार्ट करनी है, वो इतनी हाई रखी जाती है, तो उसमें कुछ कमी कंपनी आ पाती हैं। जब आप मानो कोई आपकी जेब में 100 रुपये है, 300 रुपये आपकी जेब में, आप ऑप्शन 500 से रखोगे तो आप तो वैसे ही आउट हो गए उसमें। अगर आप 100 से रखोगे तो आप सोच सकते हो, जाके वहाँ बैठ सकते हो, सोच सकते हो मे बी 300 तक जाए। तो क्या रखते हैं, बेस प्राइस हाई रखते हैं। तो गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी थी, बेस प्राइस कम रखेंगे, ज़्यादा कंपनी आएंगी और ट्रांसपेरेंस बनाएंगे। पहले क्या होता, जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, किसी को पता नहीं किसको उन्होंने स्पेक्ट्रम दे दिए, कैसे करा, कोई उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें इसकी बेस प्राइस कम रखेंगे। कुछ मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी जो स्पेक्ट्रम में आती थी, ये प्रॉब्लम है आपकी स्पेक्ट्रम की। तो ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन कल हुई है, इतने 1000 को जियो ने टॉप किया है, ऑब्वियसली जियो टॉप करेगा, पैसा है। उसके बाद भाई फिर भारती एयरटेल, वोडाफोन, ये आप याद मत रखो। अब ये 5G नहीं हुए हैं, 5G के स्पेक्ट्रम नहीं हुए हैं, ये उससे अलग हुए हैं, 4G के ही हुए हैं, अभी 5G के नहीं हुए हैं। तो एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, मतलब कि पैसा कमाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। तो ये भी एक तो प्रोसेस है आपका, डिसइन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हो।
फिर इसमें आई कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन मतलब कि डिक्लाइन किया, एक केस आया था एनसीएलटी के सामने और मतलब कि एनसीएलटी के सामने। हम ये पढ़ेंगे क्या वो केस था, वो आप जाके पढ़ लेना, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और डिक्लाइन कर दिया है। हम एनसीएलटी और एनसीएलटी पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या इनमें डिफरेंस है और ये क्या है। पहला जो आता है एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या है, एक तरह से ये है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल है, एपलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। तो एपलेट ट्रिब्यूनल है, ये सेक्शन 410 जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके अंदर ही इसको बनाया गया है। और क्या किस ऑर्डर से बनी है, मतलब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर जो एनसीएलटी जो है, एनसीएलटी जो है उसके अंदर कोई केस आएगा, उसके अंदर कोई केस आएगा, वो कंपनी की जितनी भी कंपनी है ना आपकी, प्राइवेट कोई भी कंपनी है, तो उनके केस किस में आते हैं, एनसीएलटी में आते हैं। कोई कंपनी बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके केस किस में आएंगे, एनसीएलटी में आएंगे। एनसीएलटी में कोई कंपनी केस हार जाती है, उसे अपील करनी है तो हो जाएगी एपलेट ट्रिब्यूनल में। कौन सी में जाएगी, एनसीएलटी में जाएगी। अगर इसके अगेंस्ट भी आपको अप्लाई करना है तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक तरह से एनसीएलटी के ऊपर एनसीएलटी है जो बनी है, कंपनी एक 2013 से बनी है। और ये एनसीएलटी जो है उसके नीचे वाली है, ये क्या है, आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एडजुकेट करती है इशू रिलेटिंग टू द कंपनी। कंपनी जो इशू है उनसे जो डिस्प्यूट है उन्हें सॉल्व करने में। और जो आपकी एनसीएलटी है ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, मतलब कि अपील करोगे, कहीं से अपील आएगी तो अपील करोगे, किसकी अपील करोगे, एक तो एनसीएलटी की करोगे, या फिर कोई सेक्शन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी जो कोड है उससे कोई मतलब शिकायत आई है तो वो सुनी जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो दो तरह की अपील इसमें आप कर सकते हो। तो एनसीएलटी से खुद ही जो इसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, और एक आपकी जा सकते हो आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड के अंदर जो कंप्लेन आएगी, मतलब इंसॉल्व उसके अंदर, तो इसमें अपील कर सकते हो आप जाके एनसीएलटी में। एनसीएलटी से फिर आपका ये एनसीएलटी में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लास्ट ऑप्शन आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो ये है कि लास्ट ऑप्शन कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एक स्कीम आती है आपका विवाद से विश्वास स्कीम। ये किसके, याद रखना है ये क्या है, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की। अभी क्या होता था, जैसे आपके इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, आपने कोई आपने आप पे जांच करना है और आपने उसमें फाइल कर दिया कि आपने इतना इनकम टैक्स चुराया है। आप क्या हो गया, आप कोर्ट में चले गए, आप कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में केस चलता रहा, पेंडिंग हो गया, 3-4 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, तो क्या हो, टैक्स का पैसा हो तो वो आएगा नहीं, ना गवर्नमेंट के पास आएगा ना आपके पास, वो यूज़ कर सकते हो आप ढंग से, आप भी कोर्ट कचहरी में। तो उसमें क्या, विवाद खत्म करो, विश्वास रखो, और हम आपस में बैठ के हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई पेमेंट का सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स का कोई भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा एक पोर्टल चलाया गया है, विश्वास से विवाद से विश्वास। ये मार्च 31 और अप्रैल 30 तक ही चालू रहेगा, टिल मार्च 31 से और अप्रैल तक चालू रहेगा। तो इसमें आपकी डायरेक्ट टैक्स से कोई भी चीज़ें हैं जो आपका डायरेक्ट टैक्स एक्ट 2020 में आती हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसमें जाके अपनी सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का है। एम क्या है, टू एंड करना है जो लिटिगेशंस हैं आपकी, डिस्प्यूट है अंडर द डायरेक्ट टैक्स में, जो कैटेगरी में इतने लाख करोड़ बेकार पड़ा है, देखो ब्लॉक पड़ा है इतना लाख करोड़, 9.32 लाख करोड़ ब्लॉक पड़ा है। अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो मे बी इतना पैसा वापस आ सकता है। जो ब्लॉक हो गया, आपका ही ब्लॉक हो गया, गवर्नमेंट का ही ब्लॉक हो गया, उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते, तो केस पेंडिंग है उसका। तो वो इनकम टैक्स अपीलेट फोरम में केसेस अप्रॉक्स पेंडिंग है, ये सब चीज़ें। तो आप क्या करो, आके सॉल्व कर लो। विवाद से विश्वास सीबीडीटी की स्कीम है, और सीबीडीटी किसके अंदर आता है आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप याद रखो। आते हैं अपने हिंदू पे, तो ये होगी एनसीईआरटी होगी। फिर आते हैं, सीधा आ जाएगा एडिटोरियल सेक्शन। आज इतने खास एडिटोरियल नहीं आएंगे। देखो फिर अकाली दल ने फिर बोल दिया है कि लोन वेव करेंगे। कल मैंने आपको पूरे इशू बताए थे लोन वेव के, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। कि मानते हैं हमारे इंडिया में कि 80% नियर अबाउट 85% मार्जिनल फार्मर है, ठीक है, अच्छी बात है, डिट्रेस आ सकता है, ये आ सकता है। तो क्या अगर लोन वेव करना एक सॉल्यूशन नहीं है, कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ले सकते हैं हम। आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं लाइट सेक्टर में, लाइवली स्टॉक में, फिशरी में। आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि इनपुट कॉस्ट को बचा सकते हैं। जैसे आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन है, उसको लागू करके तो हमारा फर्टिलाइजर की कॉस्ट बच जाएगी। तो इन सब चीज़ों को बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन का यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपका डिप इरीगेशन का कम पानी लगेगा, कम पानी निकालने के लिए मोटर चाहिए, तो मोटर चाहिए, तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है अगर आप टेक्नोलॉजी का ड्रिप इरीगेशन का यूज़ करेंगे आपका।
तो ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अल्टरनेटिव सोर्स, इनपुट कॉस्ट कम कर दो तो इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कम लागत लगेगी। तो ऐसे हम अल्टरनेटिव सोर्स लाने चाहिए, ना कि आपको लोन वेव करने की कोई बात करनी चाहिए। तो ये बताइए, पहली जो आती है आपका आता है वुड बट बी ए चैलेंज लूम। अभी इसमें सीधी सीधी बात क्या गई है, अभी इसमें क्या हुआ, अभी क्या था आपका, टेक्निकल रिसेशन चल रहा था, जीडीपी अभी इतनी उठी है, देखो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्वार्टर में 0.4 और जीएवी इतना उठा है। अनलॉकिंग फेज चालू है, बस इसमें समझाया गया कि कैसे कैसे आपका डाउन हुआ और सेंट्रल को क्या करना चाहिए। सेंट्रल टू पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस पे मतलब स्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारी माइनस में चली गई थी जनवरी में, एनएसओ के अकॉर्डिंग एनएसओ ने बताया था कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो स्ट्रेस आपके एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन हुआ है सर्विसेज सेक्टर में, तो उन सब चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। बस इसमें इतना ही लिखा है और कुछ नहीं आया, फैक्ट्स आए हैं इसमें, हर मंथ में क्या हुआ, कितना नीचे गया, क्वार्टर थर्ड में कितना जीडीपी का, ये कोई काम का आर्टिकल हमारे नहीं। दूसरा जो आर्टिकल आता है ये भी हमारा क्या है, सीज फायर। अभी क्या हुआ है, अभी फरवरी में क्या हुआ है, 25-26 फरवरी के आसपास क्या हुआ है, आपका पाकिस्तान ने और आपका इंडिया ने सीज फायर पे मतलब डीजीएमओ की बात हुई है कि दोनों तरफ से क्या हुआ, बयान जारी हुए हैं कि हम सीज फायर को मानेंगे और हम कोई फायरिंग इधर से उधर से सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसा बहुत साल बाद हुआ है कि दोनों डीजीएमओ ने अपने मतलब कि दोनों के मतलब कि एक तरह से दोनों ने साथ ये बात बोली है, ऐसा बहुत साल बाद हुआ है। तो कुछ हिस्ट्री आई है इसमें, कुछ डायलॉग्स आए हैं जो स्टार्टिंग से अब तक हुए हैं हमारे और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। अभी क्या हुआ था कि मतलब कि जो ये उनके बाजवा जी हैं, मतलब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्या बोला, जो बाजवा उनके जनरल, आर्मी जनरल है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने क्या बोला है, इट इज़ द टाइम टू एक्सटेंड हैंड ऑफ द पीस इन ऑल द डायरेक्शन एंड ऑन द इंडियन साइड द आर्मी चीफ जनरल, हमारे जनरल ने भी बोला है, विद आवर कंटिन्यूस आपका एंगेजमेंट विद पाकिस्तान वी विल एबल टू प्रिवील देम, मतलब कि सब चीज़ बोलिए कि पीस की बात की है। फिर हमने क्या किया, जो इमरान खान को श्रीलंका जाना था, हमने एयर स्पेस का अपने एयरक्राफ्ट अपने इंडिया के ऊपर से जाने दिया। तो इसमें कुछ हिस्ट्री आई है, हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। अभी डीजीएमओ की बात हुई, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों इंडिया की और पाकिस्तान की डीजीएमओ की बात हुई है, कॉल पे बात हुई है, तो उन्होंने सीज फायर को जो 25-26 जो डायलॉग साइन हुआ है, तो डायलॉग रखा गया कि हम भी फायरिंग नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। तो इसमें कुछ हिस्ट्री बताई गई कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जब आपको याद है कि 1948 में राजा हरी सिंह थे, और जब वो पाकिस्तान ने और कश्मीर पे हमला कर दिया था, इंडिपेंडेंट था, तो उसके बाद इंडिया आ गया था बीच में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेक्शन साइन कर लिया था हरी सिंह ने। तो पहली कौन सी ट्रीट हुई थी, पहली हुई थी 1949 में, कराची एग्रीमेंट हुआ था। बिटवीन फर्स्ट जो एग्रीमेंट होता, कराची एग्रीमेंट होता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये किसने कराया था, यूनाइटेड नेशन ने कराया था वहाँ पे आके। और सीज लाइन बोला गया था, सीज फायर लाइन बोला गया था, CFL, उसको CFL लाइन बोला गया था। और इसने इन्होंने क्या किया था, अपना यूएन ने अपना MOGP वहाँ पे स्टोर कर दिए थे, क्या थे, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडियन पाकिस्तान, वो चेक करेंगे कोई ये उल्टी सीधी मतलब लड़ाई झगड़ा बाद में ना करे। जब साइन कर लिया इन्होंने सीज फायर, तो उन्होंने क्या, यूएन ने क्या MOGP वहाँ पे अपने स्टेबल कर दिए थे। कहाँ पे स्टेबल कर दिए थे, कहाँ पे यूएन स्टेब, में। हाँ गुड। तो कहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया था, आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। चलता गया चलता गया चलता गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 71 की वॉर हो गई, 1971 में वॉर हो गई पाकिस्तान से। उसके बाद क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ हमारा, उनके हमारे बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसके बाद में छोटा मोटा, फिर हमने क्या किया 1971 में, हमने यूएन को बीच में नहीं लाया। यूएन से क्या होता, CFL, फिर हमारा क्या होता है LOC, बाद में बना था, क्या बना था LOC, मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमने क्या किया बाद में, हम शिमला एग्रीमेंट लाए 71 वॉर के बाद। तो ये आप चीज़ याद रखो, क्रोनिकोलॉजी याद रखो, मतलब कि डेट वाइज याद रखो, ऊपर से नीचे तक क्या क्या हुआ। पहले कराची एग्रीमेंट, 71 की वॉर, और उसके बाद क्या हुआ आपका, शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो ये सारे एग्रीमेंट हुए, उसके बाद रीनेमिंग कर दिया गया CFL को, मैंने बताया कि LOC हो गया था, क्योंकि हम फिर यूएन को बीच में नहीं लाए, तो LOC हो गया था। फिर UN MOG प्रेजेंट जो कश्मीर में थी वो मतलब कि रिलेवेंट नहीं रही वो, ठीक है ना, रिलेवेंट हो गई वो, क्यों, क्योंकि हम यूएन को बीच में नहीं लाए, तो उनकी वो क्या, यूएन की MOGP जो था आपका, जो आपका मिलिट्री ऑब्जर्व ग्रुप था पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में, वो उसको कोई वो ही नहीं रहे जब हम उसके बीच में नहीं रहे। तो फिर नो CFL,
1972 से कोई CFL नहीं है, तो हमें क्या चलती है, हम आपस में ही बात करके उसको निपटाते हैं। LOC चलती है, बस इतना आप याद रखना। पहला कौन सा एग्रीमेंट था, कराची, और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट अलग था कराची एग्रीमेंट से, कराची में UN बीच में था, इसमें ऐसे लिखा है। और उसके बाद से DGMO की बात होती है, जो आपके डायरेक्टर कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उनकी फ़ोन पे बात होती है, वही आपस में बात करके सीज़ फायर को रोक लेते हैं। अभी क्या हुआ कि जो अभी जो बात हुई है, अभी जो बात हुई है वो कुछ अलग है। वो क्यों अलग है, इन्होंने क्या बताया कि दोनों ने एक साथ बात की है, दोनों ने हाई मतलब कि इस इशू पे बात करना स्टार्ट किया है। पहले क्या होता था, हमने बात कर ली तो उन्होंने कोई कंसर्न नहीं दिखाया, हम उन्होंने बात की तो हमने कोई कंसर्न नहीं दिखाया। इस बार दोनों ने एक साथ आके कोई कंसर्न दिखाया, तो इससे क्या लग रहा है, एक तरह से पीस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, एक तरफ पीस की तरफ मूव कर रहे हैं। और ऐसा अच्छा क्यों है, ऐसा अच्छा क्यों, बेस्ट वे है डीलिंग करने का। हम दो फ्रंट पे एक साथ नहीं लड़ सकते, और हम दो फ्रंट पे तो लड़ ही रहे हैं, इधर चाइना से लड़ रहे हैं, इधर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और इंटरनल भी लड़ रहे हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, 2.5 फ्रंट बोला जाता है। तो हम नहीं लड़ सकते, हमारे लिए अच्छा है एक फ्रंट पे शांति बहाल हो जाए, दोनों पे होनी स्टार्ट हो गई है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे और चीज़ों को हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं पावर को, वहाँ से हटके कहीं और पावर को यूटिलाइज हम कर सकते हैं। तो ये इन आर्टिकल में पूरी बात की गई है। रिटर्निंग टू बैक चैनल, मतलब कि रिटर्न होना चाहिए आपको बैक चैनल। बैक चैनल पता है क्या होता है, आप इनफॉर्मली बात मत करो, आप अंडरग्राउंड बात जारी रखो, अंडरग्राउंड बात जारी रखो और सॉल्यूशन निकाल के लाओ। अगर फॉर्मली करोगे तो दूसरी कंट्री को पता लगेगा, चाइना बीच में आएगा, कुछ भी करेंगे, और भी कंट्री कुछ भी करेंगे। तो आप एक बैक चैनल से बात जारी रखो, कॉन्टैक्ट रखो, हाई लेवल की थॉट मतलब थ्रू बैक चैनल से आप बातें जारी रखो। तो इन्होंने बोला है कि रिटर्न हो जाओ, बैक चैनल से बातें स्टार्ट करना स्टार्ट करो। तो बस इसमें प्री के लिए ये वाला ब्रीफ हिस्ट्री वाला पॉइंट है। अगर आपको कुछ लिखने की भी आएगा इंडिया और चाय मतलब कि पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, ये ब्रीफ हिस्ट्री वाला पॉइंट यहाँ तक ये पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लेना, ये सब समझ में आ जाएगा। आप कुछ ऐसे निकाल भी लेना, थोड़ा लिख लेना, क्रोनोलॉजी उसमें डेट वाइज लिख लेना क्या क्या हुआ। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है सर्वे के ऊपर आता है, पॉलिसी टू आइडियोलॉजिकल ओवरट्यून। इसमें कुछ बात नहीं की, इसमें आपका बात की गई, इसमें पॉवर्टी की बात की गई है। ठीक है, आपने क्या किया पॉवर्टी के लिए अब तक। दूसरी बात इसमें आपका बात की गई है आपका इनइक्वालिटी के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें बात की गई। पहले स्टार्ट करता है इनइक्वालिटी ग्रो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कन्वर्जेंस, ऐसे इसने बोला है स्टार्टिंग में। अभी क्या हुआ कि वंस इन द सेंचुरी में ऐसे क्राइसिस आए, कोविड-19 के ऐसे सेंचुरी में ऐसे मतलब कि वंस इन द सेंचुरी, एक सेंचुरी में एक बार क्राइसिस ऐसे आते हैं, तो ऐसे क्राइसिस आए। हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है कि वी शेप ग्रोथ हो रही है, ऐसा बता रहे हैं कि हमारा जो सर्वे और मतलब बजट बता है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्रोनी कैपिटलिज्म या फिर करप्शन, तो इन सब चीज़ों को दूर करना है। क्यों बोला क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, जब पॉलिटिकल आदमी आपके कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने के लिए कुछ अपने बेनिफिट के लिए भी, कुछ उनके बेनिफिट के लिए भी, जैसे मैं हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं बोलूँगा भैया किसी बिजनेस डीलर से मैं ये स्कीम लेके आऊँगा आपके लिए, आप मुझे क्या दोगे, आपका तो बेनिफिट है इसमें कि मैं आपके लिए प्राइवेट मार्केट ओपन कर रहा हूँ एग्रीकल्चर के, आपका क्या बेनिफिट है, नाम नहीं लूँगा किसी के, तो बोलेंगे आपको ये मिलेगा इसके बदले में। तो ये हो गया क्रोनी कैपिटलिज्म, जस्ट लाइक नेपोटिज्म। नेपोटिज्म में परिवारवाद को बढ़ाते हैं। इसमें क्या करता है, पॉलिटिकल सपोर्ट करने लगती हैं, किसकी सपोर्ट करने लगती हैं, ये सपोर्ट करने लगती हैं आपका कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट है। तो क्या है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को अनरिस्ट्रिक्ट वे में हमें कम करना है, करप्शन कम करना है, तब तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका एथिकल वेल्थ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, एथिकल वेल्थ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो यही बात इन्होंने की है। फिर ये आ जाएंगे साइलेंस ऑन पॉवर्टी। अभी जो हमारा जो सर्वे आया है और सब चीज़ें आई हैं, वो साइलेंस है पॉवर्टी के ऊपर। क्यों पॉवर्टी की कहीं बात नहीं की गई, पॉवर्टी को बाहर निकालें। पॉवर्टी विल द मल्टी डायमेंशन फिनोमिना है, ना कि आप बात करो बस न्यूट्रिशन उनका ठीक कर दो। वो एक मल्टी डायमेंशन फिनोमिना है, तो हमें मल्टी थिंग से उसे देखना चाहिए था, स्पेसिफिकेशन बात की करनी चाहिए थी, आपका माइग्रेटिंग वर्कर के लिए बात करनी चाहिए थी। तो ये सब बताया गया। चैप्टर 1 क्या बोलता है कि सर्वे डॉक्यूमेंट इलेबोरेट द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अचीवमेंट इंक्लूडिंग द कंट्रोवर्शियल 3 फॉर्म लॉ। जो पहला चैप्टर है तो उसमें बात कर रहा है कि स्ट्रक्चर हमने रिफॉर्म किए हैं, कौन से किए हैं, कि ये 3 फॉर्म जो लेके आए इकोनॉमी के लिए, तो उसमें कोई बात नहीं की गई। और दूसरा आपकी एक रिपोर्ट आती है किंग कॉलेज जो लंदन है, वो क्या बोल रहा है, जो 40 मिलियन आपके यहाँ पब्लिक है वो पेंडेमिक टाइम में वो पॉवर्टी के अंदर जा चुकी है। ऐसा मतलब एक रिपोर्ट ने बोला है, जो
इसने निकाली। अगर आप बात कर रहे हो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, पर्टिकुलरली आप साइलेंट हो मतलब पॉवर्टी के ऊपर। और फिर आपकी ही रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई थी, मैंने क्या बताया था ना वो इनइक्वलिटी वायरस, द वायरस एंड इनइक्वलिटी। ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई थी, उसने क्या बोला, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जितना एक घंटे में अमीर ने कमाया इतना कई 1-2 साल में गरीब कमाएगा, उस रिपोर्ट ने ऐसा बोला। तो आप खुद सोचो कि रिपोर्ट आपसे बोल रही है और आपके कुछ उसका डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं आपके इसमें बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में आप ऐसा कोई लेके भी नहीं आए। तो यही साथ बात बोलिए, सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स होना चाहिए। सिंपल आउटरीच में जाके आप जाके आपको फैकल्टी कंक्लूजन आपकी क्या क्या देखो, इसमें एक्स वाई का जिक्र आया, आप क्या बात कर रहे हो कि हम ग्रोथ तो बढ़ रही है और इनइक्वलिटी बढ़ रही है, एक्स वाई एक्स एक्स ही बढ़ रहा है, आपका वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है। तो भाई कैसी बात कर रहे हो आप, मतलब कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि इनइक्वलिटी पॉवर्टी हमारे देश की कम होगी। मैंने क्या बताया था आपसे, अगर जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इनइक्वलिटी कम हो रही है या फिर हमारा पॉवर्टी कम हो रही है। भाई 1% आदमी अच्छा काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 99% आदमी भी अच्छा काम कर रहे होंगे। मैंने आपको कई बार बता दी ये वो चीज़ें, तो वही इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जरिए बताया है चीज़ों को। फिर ये क्या 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 बात करते हैं, ये बात करते हैं डिस्कशन की, लीनियर चीज़ लानी चाहिए, एक तरह से लीनियर मॉडल लाना चाहिए, क्या लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ये बात करें कि आपने चीज़ों को एक लीनियर तरीके से रख दिया, मतलब सोच समझ के कोई इसके डिस्कशन नहीं किया, सर्वे नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, और आप सीधी आके कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन आर द रिलेटेड रिलीवेंट एंड ट्रूथफुल ओनली व्हेन दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड रिलायबल। मतलब क्या बोल रहा है कि आपने फार्म लॉ लेके, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, फार्म लॉ लेके आए, आपने ला के फार्म लॉ उनके ऊपर रख दिए, सी ए लेकर एनआरसी लेकर आपने ला के सीधे रख दिए। अब क्या बोलते हैं, एक तरह से आप लीनियर रिग्रेशन कर रहे हो, आप कोई चीज़ बताते नहीं हो, ला के उसे रख देते हो। आपको डिस्कशन करना चाहिए था कैसे क्या करना है, क्या तो हम चेंज ला रहे हैं, आपके लिए चेंज आ रहे हैं, ये बेनिफिट है, उनकी बात भी सुनते हैं, एमएसपी ऐड लीगलाइज करती है, ये ऐड करते हैं। तो उस टाइप से एक डिस्कशन नहीं हो रहा है। डिस्कशन आर द रिलीवेंट एंड द ट्रूथफुल ओनली व्हेन दे आर वेल इन्फॉर्म्ड किया जाए, और रिलायबल मतलब कि रिलेबल भी जब ही है वो। तो इस पे यही बात की, इनइक्वलिटी इंक्रीज हो चुकी है शार्पली आफ्टर 1980 इन मोर देन, जो कम होना मतलब शार्पली आफ्टर 1980 इंडिया में स्टार्ट हो रही है, मतलब दोबारा से कि इनइक्वलिटी स्टार्ट हो गई, चाइना में कम होती जा रही है इनइक्वलिटी। और चाइना की एक रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने ऐसा बोला, रिपोर्ट नहीं उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने अपने यहाँ से पॉवर्टी एलिमिनेट पूरी तरीके से कर दी है। ये अभी 8-5-6 दिन पहले न्यूज़पेपर में थी। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें, कुछ मतलब कि चीज़ें बताएगी, पॉवर्टी एलिमिनेशन थ्रू द ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी रेदर देन द इक्वलिटी, बिकॉज इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन इक्वलिटी। तो इन्होंने कुछ चीज़ों की बात की है कि इनइक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकल इक्वल कर दो, उसे उसकी आइडियोलॉजिकल बट पॉलिटिकल भी उसे इक्वलिटी मिलनी चाहिए। मैंने बोला ना, इनइक्वलिटी और पॉवर्टी कोई ये पर्टिकुलर टर्म नहीं है, एक मल्टी डायमेंशनल टर्म है, कि मतलब मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपको इक्वलिटी देनी है और पॉवर्टी भी मल्टी डायमेंशनल तरीके से देनी है। तो इसमें सब आप यही बताया गया है कि इसमें लेजिटमेट द पॉलिसी थिंक टैंक इज इनडीडेड क्वेश्चनेबल है। जो अपना पॉलिटी थिंक टैंक है, कोई कुछ भी है, तो एक तरीके से पॉलिसी थिंक टैंक को कौन सा था, नीति आयोग टाइप जो बताया इन्होंने, वो एक तरह से इनडीडेड क्वेश्चनेबल है, जो उन्होंने एडिटोरियल में इसमें ये बताया गया है। आप इसे एक बार गो थ्रू इट करके देख लेना, प्री के लिए नहीं है, सब इसमें मेंस के लिए है। बस इसमें 1-2 रिपोर्ट की जो ऑक्सफोम की इनइक्वलिटी वायरस की बात की गई है, फिर आपका ये सब की बस ये थोड़े से पॉइंट हैं जो प्री में आ सकते हैं, वरना कोई पॉइंट नहीं आएगा प्री में, ये मेंस के लिखने के लिए। फिर ये आर्टिकल आ गया जैकब डील से, मतलब रिवाइव द ईरानियन डील, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि जेसीपीओ जो डील है आपकी, जॉइंट कॉम्प्री एक्शन प्लान है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसे रिवाइव करना चाहिए। क्यों रिवाइव करना चाहिए, अगर बहुत टाइम तक हम साइलेंट रखेंगे, आपका अमेरिका कोई एक्शन नहीं लेगा इसको रिवाइव करने के लिए, तो क्या करेगा फिर, एक तो मूव करेगा नॉर्थ कोरिया की तरह कि न्यूक्लियर बनाना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद अब सेंक्शन उसके ऊपर आप कंटिन्यूसली रखोगे, तो और नेशन को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसके अंदर जाने की। आपको कौन है, चाइना अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसके अंदर जाने की, चाइना उसको हेल्प कर सकता है, तो और कंट्री उसमें आगे आ जाएंगी। और फिर क्या है कि वहाँ पे इलेक्शंस हैं ईरान में, मे बी गवर्नमेंट चेंज हो जाए। अभी तो वो क्या बोल रहे हैं, ईरान क्या बोल रहा है, आप हमसे सेंक्शन हटा लीजिए हमारे ऊपर से, देखो हम एग्रीमेंट पे वापस आ जाएंगे अगर आपने सेंक्शन जो लगा रखे हमारे ऊपर से हटा लिए। यूएस क्या बोलता है कि सेंक्शन हम हटा लेंगे, पहले आप अच्छी तरह काम करना स्टार्ट कीजिए, सेंक्शन हम हटा लेंगे आपके ऊपर। तो यही डील चल रही है। और एक अच्छा मौका भी है, मतलब कि अमेरिका के पास, मतलब कि गवर्नमेंट भी चेंज हुई है डिप्लोमेसी करके, तो आप क्या कर सकते हो,
आप इस डील को रिवाइव कर सकते हो, मतलब कि दोबारा से। ये बात इस आर्टिकल में की गई है, ये कोई हमारे काम का नहीं है। अब ये आर्टिकल आता है, दिया आता है कि मिथ ऑफ द ए पॉलिटिकल कैंपस। अभी क्या होता है कि जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये क्या बोल रहे हैं कि हमें जो पॉलिटिकल से इन इंस्टीट्यूट को दूर रखना चाहिए, कि कॉलेजों में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल फेवर करता है। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि आप कॉलेजों से पॉलिटिक्स दूर नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, वो रीज़न बताता है। वो रीज़न कैसे बताता है कि मतलब जैसे पॉलिटिक्स करते सीए पे वो धरना लेके खड़े हो जाते हैं, और फिर आपका कोई मतलब कोई भी अभी दिशा रवि का इशू है, फिर वो मतलब कॉलेज से फिर बच्चे निकल चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक तरह से बोल रहे हैं ये पॉलिटिक है ना, ये पॉलिटिक्स है। आप हिस्ट्री से देखो, आपको मतलब कहाँ से स्टार्ट हुए धरना प्रदर्शन, मतलब पॉलिटिक का पार्ट कहाँ से हुए, हिस्ट्री से स्टार्ट हो गए थे ना। स्टूडेंट का कितना बड़ा योगदान रहता था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, आपका पॉलिटिकल फॉर्मेशन में, तो कितना बड़ा मूवमेंट रहता था। तो आप कैसे स्टूडेंट को वैक्यूम कर सकते हो, वहाँ की पॉलिटिक्स रोक सकते हो। एक तो आप खुद ही एबीवीपी बना रखी है आपने, उसके बाद आपने एनएसयूआई बना रखी है, आपको खुद पता है कि उसके बाद यूथ पार्लियामेंट होता है, एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक आएगा यूथ पार्लियामेंट आपका। तो आप कैसे स्टूडेंट को बोल सकते हो कि उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें वेयर देयर इज द पावर देयर इज ए पॉलिटिक्स, जहाँ पे भी पावर होगी वहीं पे पॉलिटिक्स होगी। और आप दूसरी चीज़ में एक चीज़ और बोल रहा है कि 18 साल में वोटिंग राइट रख देते हो। वोटिंग राइट कब रखोगे, जब उसे पॉलिटिकल की समझ होगी ना, कि ये पॉलिटिक इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, कैंडिडेट कैसा है, तो थोड़ी उसे पता होगा ना। तो आपने खुद उसके 18 साल उम्र रखी हुई है, रख दो भाई, उसकी ग्रेजुएशन के बाद की 25 साल के बाद वोट कर पाएगा। तो हम उस बात में समझ में भी आता है। 18 साल जब 12 पास उसने कर लिया और वो कॉलेज में आ गया, एक उम्र होती है ना 18 साल में कर लेता है नॉर्मली, कॉलेज में वो आ जाता है, आपने 18 साल उम्र रखी हुई, तो वो कॉलेज के बच्चे क्यों ना पार्ट लें। ऐसा टैगोर ने क्या बोला है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी ए डेड केज इन विच लिविंग माइंड्स आर फीड विद आर्टिफिशियल preparedly. Institution are not merely space where the knowledge are impact मतलब कि passive आपका recipient, they are the space where there is the debate discussion and the आपका कंसल्टेशन ऑफ आइडियाज़। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब हाँ आर्टिफिशियली आपको फीड नहीं किया, जो बता दिया वो आपने खा लिया। वहाँ आपके डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए चीज़ों के ऊपर, और ये सब पता लगना चाहिए। ये ऐसी बात करें, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, उनकी खुद की पॉलिटिक्स है। एक हिस्ट्री का पॉइंट मेंशन कर देना इसमें, अगर लिखने के आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मेंस के लिए, इसके लिए नहीं आएगा, एक हिस्ट्री का। और उसके बाद फिर आप क्या कर देना, गवर्नमेंट की खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। दूसरा, वोटिंग राइट आपका 18 साल रखा हुआ है, तो वो क्यों पार्ट न ले एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो ये आर्टिकल इसी के ऊपर आया है, आप पॉलिटिक्स दूर नहीं कर सकते कैंपस से, वो उन्हीं का ही पार्ट है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में यूथ पार्लियामेंट है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव पार्ट बने, मतलब कि पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का, तो उन्हें मतलब चीज़ों के बारे में बताया जाए। ये आ गया। दूसरा आर्टिकल आता है आपका, ये ईयू से रिलेशन अच्छे करने के लिए आता है। इसमें आप कुछ मत करना, 2-3 चीज़ जो पॉइंट की बताइए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात बताइए। अभी हमारा क्या हो गया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो गया है ईयू से, और ईयू क्या, अभी ईयू मतलब ये आपका यूके और ईयू अलग अलग हो गए, ब्री एग्जिट से अलग हो गए हैं। तो अभी ईयू अकेला है, तो हमें मौका है हमारे पास उसको फुलफ़िल करने का, उस गैप को फुलफ़िल करने का, ठीक है ना। तो वो इसमें बात की गई है। इसमें क्या की, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चलाई है, ऐसे कुछ सेल्फ रिलायंस वाले प्रोग्राम चलाइए, उसमें इंक्रीज़ करिए अपनी जो अपने शेयरिंग ऑफ वैल्यू चेन को इन्वेस्ट करिए, वैल्यू चेन जो है आपकी उसमें इन्वेस्ट करिए। और धीरे धीरे क्या करते रहिए, जो इंपोर्ट है आपके, मतलब कि इंपोर्ट ट्रैफिक जो आप लगाते हो वो भी कम करने स्टार्ट करिए। जो ईयू से सामान आता है उसको भी कम करना स्टार्ट करिए। वो क्यों, तो भाई वो तुम्हारे सामान थोड़ी लेगा, तुम्हारे जो वहाँ से सामान आएगा उसको भी तो आपको कम करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। अभी हम क्या-क्या करते थे उनके साथ क्या एक्सपोर्ट करते थे, आपका क्या करते थे, जेम्स जेम्स करते थे, ज्वेलरी, केमिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल और प्लास्टिक, ये हम इंपोर्ट करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे आपका कहाँ पे, ईयू में। तो अब उसका सिग्निफिकेंस कम होता जा रहा है। एक तो हमारा जो उनके साथ ईयू जीएसपी साइन था, वो मतलब कि प्रेफरेंस उसका कम हो गया है अब। तो हमारा उनके साथ इंपोर्ट घटता जा रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना सेल्फ रिलायंस, जो इन्होंने स्टार्टिंग में बोला है, सेल्फ रिलायंस करना चाहिए, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर, कि हमें ब्लोस्टर करना है अपने इंपोर्ट को, मतलब सप्लाई चेन को इंक्रीज़ करना है, और इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट को अपनी सप्लाई चेन में। और जो उनके भी ट्रैफिक जो लगाते हैं, उन पर टैरिफ लगाते हैं इम्पोर्ट पे ईयू के, वो भी हमें कम करने हैं। कि देखो बांग्लादेश कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिया है, उसने क्या किया, रिवाइव किया है कि आपके टैरिफ बेनिफिट इन द ईयू।
तो बांग्लादेश अच्छा काम कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया 2019 में वियतनाम ने। तो ये छोटी छोटी कंट्री ईयू के साथ अच्छा काम कर रही हैं। आपको भी क्या करना है, अपना ट्रेड इन्वेस्टमेंट डीप करना है। डीप करने के लिए आपको बात करनी होगी, सेल्फ रिलायंस बनाना होगा, वैल्यू चेन को इंक्रीज करना होगा और आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। तो ये सारी बात की है। अभी आपका ब्री एग्जिट हुआ है ईयू और यूके अलग हुआ है, तो उसके एक इकोनॉमी पे इफेक्ट आया है, क्योंकि एक बड़ा नेशन था यूके, एक बड़ा नेशन था जिसमें आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड ये सब थे, नॉर्दर्न आयरलैंड थे, तो एक बड़ा पार्ट था, एक वेल्दियर पार्ट था आपका ईयू का। ये अलग हुआ है, तो आप ईयू कम हो गया, मतलब खाली हो गया एक तरह से, मतलब थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो आपको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है, आप उसे रिवाइव कर दो। और आपको पता ही है कोविड के बाद तो और भी वो कमज़ोर हो गया, तो कोविड से और भी इम्पैक्ट आया, तो आपको अच्छा मौका है आपके पास, तो उसे फुलफ़िल कर दो उस गैप को, और आप कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ साइन कर लो। अच्छा, यही सब चीज़ आर्टिकल में बताई गई है। दूसरा जो मैंने आपको फ्रंट पेपर पे न्यूज़ बताई थी, अभी क्या हो रहा है कि मतलब कि चाइना, मतलब कि जापान, श्रीलंका ने क्या किया, पहले आपको ईस्ट आपको टर्मिनल बनाने के लिए बोला था, आप बोला है कि वेस्टर्न आप डेवलप कर लो, हम वेस्टर्न जापान और इंडिया को दे रहे हैं, कि वेस्टर्न वाला हम इंडिया और जापान को दे रहे हैं। ऐसा क्यों बोला है? ऐसा एक क्या होने वाला है कि यूएन में ह्यूमन राइट काउंसिल में मतलब कि सेशन होने वाला है, उसमें श्रीलंका के खिलाफ एक तरह से मतलब कि रिजोल्यूशन पास होना है। जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है ना जाफना में, मतलब कि वो किलिंग की है जाफना में, तो यूएन में एक ह्यूमन राइट काउंसिल ने मतलब कि लाइक रिसोल्यूशन स्टार्ट किया है, उसके फेवर में वोट मांग रहा है कि हमारे फेवर में वोट करना श्रीलंका। मैंने आपको कल या परसों के न्यूज़पेपर में बताया था। तो वो फेवर में वोट मांगने के लिए ऐसे ऐसे रिसोल्यूशन उन्होंने हमें क्या दे दिया है, अपना वेस्ट, आपका वेस्टर्न वाला मतलब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हमें दे दिया है, ये डेवलप करो, आपका फ़ायदा भी है। चाइना के पोर्ट जो है, चाइना का जो पोर्ट है आपका हम्बन टोटा, उसके पास में ही है, आप स्ट्रेटेजिकल लोकेशन से भी ठीक है आपके लिए, तो इन्होंने ऐसा बोला है। अब क्या था, ईडी ने मतलब कि के आई या एफ ए ट्रांसेक्शन हुआ था, मतलब ये मैं आपको बता दूं क्या था कि एफ ये आपको क्या था, एक ये था आपका केरला केरला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। उसका नाम क्या था, उसका नाम लाइफ मिशन था। क्या करना था, जैसे प्रधानमंत्री आवास से घर बनाते हैं ना, तो ऐसे इनका एक प्रोजेक्ट था, स्टेट गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो उसमें क्या करना है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, तो उसमें क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, वो डेवलप करते थे, कहीं पे कुछ भी बनाना होगा तो वो क्या था, उसमें कुछ फंडिंग हुई है, वो फंडिंग कहाँ से हुई है पता नहीं, तो ईडी उसकी जांच करेगी। आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से मतलब उसके अंडर ईडी जांच करेगी फंडिंग कहाँ से, पैसा कहाँ से आया। कुछ नहीं है, अभी वहाँ पे केरला में इलेक्शंस है। अभी मैंने कहा ना, ईडी किसकी अंदर आती है, ईडी आती है सेंट्रल के अंदर आती है, तो कुछ ना कुछ निकाल के जरूर लाएंगे। तो एक लाइफ मिशन को याद रखना, लाइफ मिशन कहाँ का है, एक तरह से हाउसिंग प्रोजेक्ट है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट केरला का। तो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है लाइफ मिशन, जो पैसा कहाँ से आता है, वो आता है आपका इस वाले फंड से, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से पैसा आता है। अब एक इशू है कर्नाटक के मिनिस्टर के ऊपर, मतलब कोर्ट लगाएगी सेक्स फॉर फेवर, मतलब कि एक औरत थी, आप ये लिख सकते हो कि लिखने क्या आएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। एक औरत थी, उसे गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए कि उसे मतलब कि रिटर्न करने को हटा दिया हुआ है गवर्नमेंट जॉब से किसी लिए एलिगेशन लगा के, तो वहाँ के कर्नाटक के एक मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने क्या, उसके सेक्स फॉर फेवर, आप सेक्सुअली मतलब फेवर में आओ तो हम गवर्नमेंट जॉब पे आपको वापस ले आएंगे। उसने वीडियो वीडियो कुछ भी बना ली, वीडियो क्लिप बना ली और उसने ऐसा किया। तो आप लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हो, कहीं वुमेन के लिए आए सेक्सुअल, तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, मैंने आपको पढ़ाई थी कि इनोवेटिव हमें क्या करना है, अपनी इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ानी है। एक न्यूज़ आई थी ना, हम क्या करते हैं कि जर्नल में हम थर्ड नंबर की कंट्री हैं जो पब्लिश करते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च को, पर वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी 0.7% है। फिर हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। तो उसमें कुछ सॉल्यूशन थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बजट का पैसा है वो इंक्रीज़ करना है। फिर क्या करना है आपको, सेंटर और स्टेट को एक साथ मिलकर काम करना है, और स्टेट को अपना फंड भी बढ़ाना है, स्टेट को भी पॉलिसी बनानी है। जैसा आपने स्टेप 2020 पॉलिसी लेके आया ना, इनोवेटिव वाली साइंस एंड टेक 2005वीं जो पॉलिसी लेके आए हैं, तो ऐसी ही देखो अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने आगे कदम रख दिया कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी वो भी लेके आ रहा है, कर्नाटक गवर्नमेंट भी अपनी लेके आएगी। तो इस तरह से क्या है कि इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, कुछ नए इनोवेटिव चीज़ बनेगी, तो उससे क्या होंगे, हमारे आईपी जो है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भी अब बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जो बहुत कम है, जो बहुत कम है। मैंने आप कंट्री बताया था, इवन इसराइल हमसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अकॉर्डिंग टू इस GDP।
आपका उसमें क्या नाम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक में। तो एक मैंने एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख देना, देखो कर्नाटक ने ऐसे स्टेट ने इसने स्टार्ट किया। आगे चलते हैं, ये क्या है, यू कट दो पार्ट, नहीं कुछ नहीं है। फिर आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैं आपको बताऊंगा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है। फिर मैंने बताया था ना अभी जो लॉ आए हैं, इथिकल लॉ जो आए, मतलब इथिक कोड जो आए आपके डिजिटल मीडिया वाले, फंस गए ना। 2 मणिपुर जर्नलिस्ट गेट नोटिस अंडर दिस न्यू लॉ। तो अब स्टार्ट हो गया कर्विंग करना। तो इसमें यही बोला है कि आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो किसी भी मीडिया से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट बोलते हैं उन्हें, मतलब अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट करते हैं। तो वो कर्व करना स्टार्ट हो गया। चलो, केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं। मैंने अभी चेक करा था 15,000 केसेस इंडिया में आज आए हैं। कल 24, तो केसेस दोबारा इंक्रीज होने लगे हैं इंडिया के अंदर, देखो ग्राफ बता रहा है। ठीक है ना, स्पेशली महाराष्ट्र, केरला, आपका पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, तो इसमें केसेस दोबारा इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बार, मैं आपको पढ़ाना प्रिवेंटिव डिटेंशन बताने वाला हूँ। ये रहा, सॉरी, ये रहा। ये क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या है कि आपको डिटेन कर लिया जाएगा विदाउट आपको बताया। आर्टिकल 22 आप पढ़ोगे, विदाउट आपको बताए हुए कि क्यों गिरफ्तार करना है। आप कमिटेड कोई क्राइम फ्यूचर में करने वाले हो तो भी आपको इसके अंदर डिटेंशन कर लिया जाएगा। इसे बोलते हैं आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है ना। इसके लिए यूएपीए जो एक्ट है, बिना बताए के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको। क्या आप क्या बोलेंगे इसमें कि अरेस्ट इज डन व्हेन यू आर पर्सन इज चार्ज। कब आपको अरेस्ट किया जाता है, कि जब आप अरेस्ट कब होते हो, कि जब आप कोई गलत काम करते हो उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, ये आपको डिटरमाइन नहीं करेंगे और पहले ही आपको अरेस्ट कर लेंगे, फ्यूचर क्राइम बता के फ्यूचर में आप क्राइम कर सकते हो। और जो आपको बता के किया जाएगा तो उसमें क्या बोलते हैं, उसे प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, आपने कोई इलीगल एक्ट कर दिया है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आपको बताया भी जाएगा किस ग्राउंड पे किया जा रहा है, आपको लीगलिटी वकील भी दिया जाएगा, आपको वकील, और 24 घंटे के अंदर आपको आसपास की जितनी कोर्ट होंगी, जिस कोर्ट में आपको पेश करना है वो भी किया जाएगा। आपको किया जाता है आपके प्यूनिटिव डिटेंशन में, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं किया जाता। फिर आता है आर्टिकल 22(1), ये क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिनाइड द राइट ऑफ द कंसल्ट। ठीक है ना, एंड टू बी डिफरेंट बाय द लीगल प्रोसीड्यूर, मतलब एक चॉइस है उसकी, मतलब कि वो क्या ले सकता है, प्रैक्टिशनरी ले सकता है उसकी लीगल। तो ऐसा बोलता है आर्टिकल 22। पर प्रिवेंटिव में ऐसा नहीं होगा, प्रिवेंटिव में ऐसा नहीं होगा। अगर प्रिवेंटिव में आप गिरफ्तार किए जाएंगे आपका कोई राइट नहीं होगा, आप कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाएगा आपको, और ठीक है लॉयर भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्रिवेंटिव में होता है। व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड, प्यूनिटिव में अरेस्ट होगा 24 में, उस आवर के अंदर अंदर कोर्ट में उसको लेके आना होगा। पर प्रिवेंटिव में आपको 3 महीने तक ऐसा नहीं कर सकते, 3 महीने तक भी वो रख सकते हैं आपको। अब 22 क्या बोलता है, एवरी पर्सन शैल अरेस्टेड एंड डिटेन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट द मैजिस्ट्रेट, जो होते हैं मतलब जज होते हैं, उनके सामने भी आपके 24 आवर में, और जितना टाइम लाने में लगेगा उसके उतना टाइम दिया जाता है। पर डिटेंशन में ऐसा नहीं होगा, डिटेंशन में ऐसा नहीं होगा, जो मैंने प्रिवेंटिव जो बताई है मैंने। 23 क्या बोलता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पर्सनल लाइबिलिटी फॉर ए रीजन फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। 22 का 4 क्या बोलता है, नो लो प्रोवाइडिंग फॉर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी ऑथराइज टू डिटेन ऑफ ए पर्सन लॉन्ग पीरियड ऑफ 3 मंथ। उससे ज़्यादा आपको रखना है ना, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, उसमें कुछ हाई कोर्ट के जज होंगे, वो परमिशन दे देंगे, तो आप 3 मंथ से ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है ना। और प्रोविजन क्या है, नहीं लॉ मेड बाय द, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से कोई लॉ बनेगा तो कौन बनाएगा, मेड बाय द पार्लियामेंट। अभी 44 अमेंडमेंट में क्या किया गया था, वो तो 3 मंथ है ना, उसे घटा के 2 मंथ करने की बात की गई थी, पर वो अभी तक फोर्स नहीं हुआ है, वो अभी तक फोर्स नहीं हुआ है। वो 3 मंथ ही ओरिजिनल पीरियड वही चल रहा है, 3 मंथ तक। तो आप देख सकते हो प्रिवेंटिव थोड़ा हार्ड हैरिश है, किससे आपका प्यूनिटिव। तो प्यूनिटिव में आप क्राइम करोगे तो पकड़ेंगे, प्रिवेंटिव में आप फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकते हो, सस्पेक्ट हो कुछ भी हो, वो गवर्नमेंट के ऊपर है कैसे करना है, तो वो आपको प्रिवेंटिव में डिटेन कर सकती है, 3 महीने तक आपको रख भी सकती है कोर्ट में बिना पेश किए। वकील नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा आपको, बताया भी नहीं जाएगा क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो ये प्यूनिटिव हो गया। ये 3 कम्युनिटी के नाम आए आपको याद रखना, ओरमो, अम्हारा और तिग्रियन ग्रुप है, ये इथोपिया के ग्रुप है, इनका नाम याद रखना बस जो है। एक आर्टिकल इनके ग्रुप हैं कहाँ के, इथोपिया के।
ये न्यूज़ पे से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो मैंने आपको बता दिए। फिर आता है आपका न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं पहले। फिर ये क्या हो गया, अब जो आपके राज्यसभा टीवी थे और आपका लोकसभा टीवी थे, अब उन्हें क्या बात की जा रही है, उन्हें मिला के एक टीवी बनाया जा रहा है, संसद टीवी बनाया जाएगा। उनको चैनल को एक जगह जोड़ के संसद टीवी बनाया जाएगा। और क्या होगा ना, डिफरेंट टाइम पे दोनों पे अलग चैनल पे प्रोसीडिंग दिखाई जाएगी, लोकसभा राज्यसभा की, पर संसद टीवी लिखा आएगा। और जब वो सेशन नहीं चल रहा होगा या शाम होगी रात होगी, सेशन खत्म हो जाता है, फिर राज्य लोकसभा का जो चैनल होगा उस पर हिंदी में आएगा सेम चीज़। और राज्य जो लोग आपका राज्यसभा का है उस पर इंग्लिश में आएंगी, लोकसभा पे हिंदी में आएगी सेम चीज़। तो इंग्लिश हिंदी बन जाएंगे, दोनों पे सेम चीज़ आएगी। और दिन में क्या आएगा, जब प्रोसीडिंग चल रही होगी, मतलब सिटिंग चल रही होगी पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा की, तो संसद टीवी लिखा आएगा। और उस पर क्या आएंगे, हिंदी उसमें राज्यसभा की, उसमें लोकसभा के, नाम चेंज हो जाएगा, संसद टीवी हो जाएगा दोनों को मिला के। अब एक हिमाचल आपका सीरो है, ये असम में पाया गया है। कहाँ पे, आपका मानस टाइगर रिजर्व जो उसमें पाया गया है। ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, ये ना 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 ही तो गोट है, ना ही ये एंटीलोप है। तो ये बीच का पार्ट है हिमालय सीरो। तो कहाँ पे पाया गया, माइनस आपका मानस टाइगर रिजर्व के अंदर पाया गया है। और ये कहीं ना कहीं माइनस आपका इधर की साइड रॉयल जो माइनस टाइगर रिजर्व भूटान में, तो दोनों जगह पाया गया है ये। तो याद रखना, हिमालय आपका सीरो। आप बताना कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो लोकेशन आप याद रखना। एक लोकेशन इसमें और आई है कि फरवरी में एक बर्ड मिली थी, एक डक मिली थी, डक, उसका नाम है आपका मंदरिन। मंदरिन नाम है उसका, मंदरिन नाम है, मंदरिन डक का नाम है। ये कहाँ पे मिली थी, ये आपका वेटलैंड है जो आपका मगुरी और मोटापुंग वेटलैंड है आपका आसाम के अंदर, जहाँ दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क है। वहाँ पे बर्ड मिली थी, और 118 साल बाद इस बर्ड को वहाँ पे स्पॉट किया गया, 118 साल बाद। तो ये मैंने अपना बता दिया, मैंने नोट्स में भी लिख दिया है। अगली जो न्यूज़ आती है कि एफ वाली बात आई है, तो पता ही है, एफ में कई बार बता चुका हूँ कि इंडिया और नेपाल के जो टाइज हैं उनको मतलब कंसर्न को अच्छा करना चाहिए। ऐसे जो वहाँ के मतलब कि बाबूराम जी हैं, जो मतलब एक अभी किसकी ओली की गवर्नमेंट चल रही है, और बाबूराम जी ने हमारी गवर्नमेंट आती है, तो हम पीसफुली मतलब उनके साथ रिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हिंदू कल्चर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हिंदू तब कंट्री है हमारी भी और इंडिया भी, और प्रोसेस करेंगे हम, जो अमेंडमेंट में चेंज करेंगे, जो इंडिया बोल रहा है पीसफुल प्रोसेस करेंगे। जो हमारे डिस्प्यूट है उनके साथ, वो काला पानी जो डिस्प्यूट है आपका, उसे भी सॉल्व करेंगे। और जो अमेंडमेंट में चेंज करने हैं उन्हें भी चेंज करेंगे। तो ऐसा किसने बोला है, ये बाबूराम जी की गवर्नमेंट अगर हमारी आती है। और जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, कुछ कम्युनिटी को उसमें से स्किप कर दिया गया था, जैसे महादेशी हो गया, आपके जनजातीस हो गए, इनको स्किप कर दिया गया था। अब इनको स्किप कर दिया, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम क्या करेंगे, इनको भी साथ में लेके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें ये वाला आर्टिकल ये बोल रहा है। अब एक रिपोर्ट आएगी प्रेस, मतलब कि अभी क्या हुआ है कि ये जो किलिंग हुई है आपके काशो होगी जो है, ये एक जर्नलिस्ट थे, आपके यूएस के जर्नलिस्ट थे। तो इनको क्या कर दिया, इनको मतलब कि सऊदी अरेबिया ने इनको मतलब कि मार दिया है, मतलब कि किल के ऑर्डर दे दिया 2018 में। तो पर हमारे ट्रम्प साहब चुप थे कि हमारे संबंध खराब ना हो जाए किससे, यूएई से, मतलब कि सऊदी अरेबिया से। पर अब तो कौन आया, अब आए बाइडन, उन्होंने इस इशू को उजागर किया है कि आपने जमाल जी को जो मारा था, जो हमारे जर्नलिस्ट थे, उनको जो आपने परमिशन दी थी उनको मारने की, जो ऐसे आपके मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, आपके प्रिंस जो हैं, उन्होंने परमिशन दी थी उनको किल करने के लिए। तो अब क्या बोला, यूएस गर्म हो गया इस चीज़ को लेकर। उन्होंने करप्शन चार्जेस स्टार्ट कर दिए हैं, किसके ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं, इनके ऊपर। तो ये भी अपनी रिपोर्ट, ये भी रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो एक तरह से क्या है कि आप ईरान से अच्छे संबंध बना सकते हो इस बीच में, क्योंकि ये हैं आपकी आपकी सुन्नी हैं और वो शिया हैं। आप इनके अगेंस्ट जा रहे हो तो ईरान आपके फेवर में आएगा, तो एक अच्छा मौका है ईरान से भी बनाने का, मैंने ऐसा बता दिया। और जो एक प्रेस आपकी वॉच डॉग है, आपकी कौन सा, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, वो एक रिपोर्ट निकालती है आपका फ्रीडम वाली, मतलब प्रेस फ्रीडम वाली रिपोर्ट निकालती है, विदाउट मतलब कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इन्होंने भी इनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर दिए जर्मनी की कोर्ट में, अगेंस्ट सऊदी क्राउन प्रिंसेस जो हैं, इन्होंने भी इनके ऊपर उन्होंने केस फाइल कर दिए हैं, आपके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो आपने उनको किल किया है तो उनके ऊपर उन्होंने केस फाइल कर दिए हैं। तो ये इसमें आ गया है, और इसमें कुछ नहीं था, फेवर कर रहे हैं बाइडन ने क्या बोला, जो बाइडन ने क्या बोला है, जो आपका यमन से इशू चल रहा है, हूतीज जो हैं आपके यमन के, जो रिवाइवल है, जो आपका इशू चल रहा है वो भी ख़त्म करो।
अभी तक क्या कर ट्रम्प इनकी सपोर्ट कर रहे थे सऊदी अरेबिया की अगेंस्ट यमन के इशू पे, तब इन्होंने वो भी बोला है, उसमें भी बोला है कि ऑलरेडी सेड यूएस विल एंड द सपोर्ट ऑफ ऑफरिंग, कि ऑपरेशन में जो ऑफरिंग कर रहा था यूएस, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी भी दे रहा होगा, अपने आर्मी भी भेज रहा होगा, उसको हम स्टॉप कर देंगे, अब एंड कर देंगे वो सपोर्ट आपको, यमन में हम सपोर्ट कर रहे थे आपको, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट जो कर रहे थे उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया इतनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, इतना बड़ा नेशन नहीं है कि स्टैंडिंग आर्मी रखे, इतने उसमें आदमी नहीं रहते हैं, तो यही सारी बात है। ये कुछ नहीं है कि नो टीडीएस, आप कोई हमारा कोई इंडियन आदमी अगर फॉरेन कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा तो टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस क्या होता है, टैक्स आपका डिडक्शन एट सोर्स, तो वो नहीं कटेगा। ऐसा ऐसा किसने बोला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर एक रिपोर्ट आई है आपकी आपकी हुनरुन करके, हुरन करके, हुरुन हुरन, तो एक रिपोर्ट आई है, इसमें बिलियनर्स की रिपोर्ट आई है कि टॉप बिलियनर कौन है, कि वही होंगे फिर टेस्ला के एलॉन मस्क 150, उनके पास 197 बिलियंस है। फिर अपने जेफ बेजोस आते हैं 189, फिर अपने कौन आते हैं, फिर आपका फिर तो आते ही रहते हैं। तो इंडिया के कौन है, इंडिया के 110 बिलियन, मतलब ये 83 बिलियन के कौन है, आपके मुकेश अंबानी है, 83 बिलियन इंडिया के बिलियनियर, फर्स्ट नंबर के। बस इतना याद रखना, ये आज की न्यूज़ थी और ये ख़त्म हो गई है इसमें, ये ख़त्म हो गया, नीचे सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा स्पोर्ट्स का। और इधर क्या हो जाएगा, इधर मैंने लिख दिया है आपका ये मेड्रिन का डक है, इसका नाम आ गया है। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया अपना, ये कम्युनिटी आ गई है इथोपिया की, एक बार इसे पढ़ लेना। हाँ, एक चीज़ ये बताने वाला हूँ प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव टेक्स्ट में, फिर ये दो चीज़ बस आपको ये दो ऊपर कीजिए। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या रहता है, हम फॉलो करते हैं प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव टैक्स में क्या अंतर होता है। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ रहा है, जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे पे कम टैक्स लगेगा, ठीक है ना। इसके पास 100 रुपये हैं, इसके पास ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है ना। मेरे पास 10 रुपये तो मुझे 1 रुपये देना होगा, मतलब कि कम टैक्स लगेगा मेरे पास, क्योंकि यार इस पर ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा लगेगा। तो इसका पैसा इधर कन्वर्ट करने के लिए टैक्स क्यों लगाया जाता है, कि जो इनइक्वलिटी जो है ना उसे कम करने के लिए, तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, कि चाहे तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, चाहे तुम्हारे पास 20 रुपये हैं, या 100 रुपये, 1000 रुपये, सब पे एक टैक्स लगेगा, मतलब सबको एक सा टैक्स देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या होता है, कम पैसे हैं तो ज़्यादा टैक्स, और ज़्यादा पैसे हैं तो कम टैक्स, तो इसे बोलते हैं रिग्रेसिव, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज लोअर फॉर द पर्सन हाई इनकम वालों को। रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव, ये 3 तरह के टैक्स होते हैं। फिर ये रिपोर्ट मैंने लिख दिया कि इंडिया जो रिपोर्ट निकालती है, ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये रिपोर्ट निकालते हैं, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग 142 है, लास्ट में मतलब कि जो आपकी 19 में आई थी उससे 2 कम हो गई है हमारी, ये ड्रॉप हो गया हम 2 प्लेस पे, ठीक है ना। फिर एक चीज़ है स्वच्छ भारत फेलोशिप, ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, इसे फेलोशिप दी जाएगी। किसको दी जाएगी, क्या है इस फेलोशिप, इनिशिएटिव किसका है, ये एम्पावर करेगा यंग जो इनोवेटर्स हैं उन्हें, मतलब उन्हें क्या बोला जाएगा, स्वच्छ सारथी। स्वच्छ सारथी बोला जाएगा। कम्युनिटी लेवल पे ये वेस्ट जो मतलब कि मैनेजमेंट करते हैं, जैसे स्टूडेंट है, उन्होंने कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के किया कि उससे क्या कर सकते हैं हम, वेस्ट टू एनर्जी बना सकते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई, वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए, ई साइकिल के लिए, ई वेस्ट के लिए आईआईटी दिल्ली ने बनाई है, तो उन्हें फेलोशिप दी जाएगी अगर वो ऐसा काम करेंगे। स्टूडेंट हो गया आपका, अवेयरनेस चलाएंगे, वेस्ट टू सर्वे करेंगे या स्टडीज़ करेंगे, मतलब उसके ऊपर आपका वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, स्वच्छ टू सारथी फेलोशिप दी जाएगी। ये स्टूडेंट को नहीं दी जाएगी, और को भी दी जाएगी, मैं आपको बता दूँ। इसमें क्या अवार्ड किया जाएगा, फेलोशिप डिवाइड इन 3 कैटेगरी, जस्ट वेट। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाएगी, ये स्कूल के स्टूडेंट को दी जाएगी, 9 to 12 वालों को भी दी जाएगी, फिर ये आपके कॉलेज के स्टूडेंट को भी दी जाएगी, कॉलेज के स्टूडेंट को भी दी जाएगी, उसके बाद ये मतलब सफाई कर्मचारी है ना उन्हें भी ये दी जाएगी। इसमें ऐसा लिखा है, मैं आपको बता दूँ कि अवॉर्डेड ऑफ फेलोशिप मतलब कि डिवाइड इन 3 कैटेगरी, स्कूल स्टूडेंट 9 to 12, वेस्ट टू जो मैंने काम करेंगे, कम्युनिटी वर्क करेंगे, करते हैं ना कम्युनिटी वर्क करेंगे, वो कैटेगरी ए में रखे गए हैं। कैटेगरी बी में स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट आ गए हैं, और कैटेगरी सी में जो सेल्फ हेल्प वर्कर होते हैं और सैनिटेशन वर्कर जो होते हैं, वो 3 कैटेगरी में बांटा गया। अंडर दिस फेलोशिप 500 स्कॉलर विल बी रिकॉग्नाइज। इन तीनों कैटेगरी में से ना 500 बच्चों को लिया, 500 कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट के, 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप के सैनिटेशन वर्कर को लिया जाएगा। अभी मिशन क्या है, वन ऑफ द 9 मिशन है किसका, आपका प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, मतलब कि इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल का, ये
9 मिशन है ऐसे-ऐसे उनके, उसमें से एक मिशन ये है। तो बस ये याद रखना एक तरह से क्या है। फेलोशिप प्रोग्राम है, 3 कैटेगरी में बाँटा गया है, जो वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और बाहर के जो आदमी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो वर्कर होते हैं, आपके सैनिटेशन वर्कर होते हैं, मज़दूर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पूरा हिंदू खत्म हो चुका है। वैसे रिकॉर्डिंग